हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमने कवर अप कर लिए थे सारे। ठीक है। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटीज़ है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, ठीक है ना, उसके हम पूरे सारे एक 1 बाय 1 चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, पिछली बार की तरह ही कि जिस तरीके से आपने पहले कवर अप कर लिए थे कॉन्सेप्ट्स, इस तरह से आज भी आप पहले कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर्स कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दे रखा है। ठीक है ना। कौन सा फंडामेंटल राइट आपको अवेलेबल है? कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल दिया है आपको, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है ना। उसको ध्यान में रखते हुए हम आज की ये जो सारी क्लास है वो पूरी रन करेंगे। ठीक है। तो ये टीचर्स नोट्स है फ्रेंड, ये तो हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है ना। ये तो जो आप लोगों की टीचर्स हैं उनको, अब आप, मैं फ्रेंड्स ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये मंजीत कौर, ये तेजा सिंह, कांता देवी, ये जो भी इनके रोल्स हैं आप सबको आइडिया होगा इसका। ठीक है ना। कि किस तरीके से वोटिंग की लाइन में लगे हुए थे, इस तरीके से आपको इन सब का आइडिया होगा। ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को इश्यूज आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? लिस्ट 3 रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। कि भाई, आपको जो उसकी स्टोरी, आपने जब उसकी स्टोरी पढ़ी तो क्या आपको उसको पढ़ के रियली लगता है कि वो इक्वलिटी है उस, मतलब हमारे इस सोसाइटी में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस। बिल्कुल डाउट करने के लिए यस, कांता डाउट कर सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब उसने देखा था कि भाई वोटिंग की लाइन में तो सारे सब बराबर थे, बट जब वो हॉस्पिटल में देख रही थी तो रिच लोग तो अपना अलग इलाज करवा लेते थे, बट उसको वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है ना। तो अब हमारे को क्या बताना है? 3 रीजंस। तो ऐसे 3 मुख्य कारण क्या होंगे फ्रेंड्स? तो लिख सकते हैं आप, जैसे कि भाई उसको पूरा, जैसे जो उसकी जैन मैडम थी वो कहती थी मेक श्योर टू टू द, भाई की साफ़ सफाई करते वक्त आप कॉर्नर्स वगैरह की भी पूरी सफाई करिए। तो आप इस तरीके से कैसे किसी को मतलब बोल सकते हैं? ठीक है ना। और फिर जब वो एक तरीके से, भाई मान लीजिए कि उसने एडवांस पैसा मांगा था, उसके बाद तो उसको बोल दिया गया कि भाई तुम इसकी हैबिट मत बना लीजिएगा, तो ये एक तरीके का ह्यूमिलेटिंग है। ठीक है ना। नॉन सिंपैथेटिक बोल सकते हैं आप इसको। और फिर उसको जब ओपीडी के लिए, अपनी डॉटर के इलाज के लिए उसको लॉन्ग क्यू में लगना पड़ा, तो ये सब चीज़ें उसको दिखाती हैं कि भाई वो इक्वल नहीं है, कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है। ठीक है ना। ठीक है। इसी तरीके से सर्कल द रेफरेंस टू कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट गिवन अबव। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे कि भाई किस तरीके से मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। अलायंस इनवाइटेड फॉर ब्यूटीफुल गर्ल, कि भाई इनको ब्राइड चाहिए अपने ग्रूम के लिए। ठीक है ना। इन ठीक है ना। अब देखिए, प्रोफेशनल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल, दिस गुप्ता बॉय चाहिए। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, कास्ट के बेसिस पर हमारी पूरी सोसाइटी को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है कि जो भी कास्ट के बेसिस पर है वो अपना मैरिज अलाइंस चूज़ कर रहा है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है आपको कि आप किसी से भी मैरिज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आपने स्टोरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। तो हम पढ़ लेते हैं उसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स? तो इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू फील इफ़ यू आर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप, मान लीजिए आप ओम प्रकाश वाल्मीकि होते, कि भाई उनको किस तरीके से मतलब सफाई करवाई गई उनसे। ठीक है ना। तो वो जो भी चीज़ थी, आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी तो उनको ऐसा लगा कि भाई उसके साथ बिल्कुल सही बात है कि उनको ट्रीट किया आपने अनइक्वली, कि भाई
बाकी बच्चों से आप कुछ नहीं कह रहे, बट कि क्योंकि वो सिर्फ एक दलित बॉय है तो आपने उनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट किया, तो जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लोअर कास्ट हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो आप उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो अब इमेजिन योरसेल्फ, अब जब आप इमेजिन करेंगे तो कि भाई आपको लॉन्ग सफाई करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आपको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है स्कूल्स में, ठीक है ना, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है क्लास में वो डिफरेंट है, आपको पीछे बिठाया जाता है। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जो आप अपने इस आंसर्स में, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक Ansaris were being treated unequally? What would you do if you were in the Ansaris position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion you practice? ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई कि अगर मान लीजिए अंसारी को क्या, क्योंकि जब आपने देखा था कि भाई अंसारी बीइंग अ मुस्लिम पीपल, वो नॉन वेजिटेरियन वगैरह ईट कर लेते हैं, तो बस उनको इस ग्राउंड पे रेंट पर नहीं लेने दिया जगह को। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि भाई उनको ट्रीट किया आपने अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। आपने क्लास 6 वगैरह में भी इस बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप उसको भी अगर चाहें तो अपने नॉलेज के लिए आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप क्लास 7th में हैं, बट ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स क्लास 6 की नॉलेज आपका नहीं चाहिए। आपको अगर वो फाउंडेशन अगर बन सकती है और अगर आपके अंदर पढ़ने की क्यूरियोसिटी है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप कि भाई नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो इस तरीके का ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर तुम अंसारी की पोजीशन पे होते तो तुम क्या करते। तो देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि भाई आप आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे वो उसको बोला गया था कि भाई मिस्टर कुमार बन जाइए या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए दूसरी चीज़ क्या कर सकते थे कि आप जो भी लैंडलॉर्ड है उसको अपने आइडियाज़ से, ठीक है ना, अपने थॉट्स से, अपने बिहेवियर से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते थे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं जो मतलब एक एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच देखी जाती है और सोची जाती है, ठीक है ना। तो ये आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स भाई देखिए अब सबकी अपनी अपनी एक डिग्निटी होती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इफ़ यू वर ऑन द अंसारीज हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। कि भाई मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाता कि भाई आप अपना नाम चेंज कर लीजिए तो फिर आपका क्या होता। तो देखिए आप क्या करते मतलब उस ओपिनियन में। तो बेसिकली फ्रेंड देखिए, आप रिलीजन है, आपकी फूड हैबिट्स हैं, तो वो उसका एक रीज़न है मतलब, ठीक है ना। अब उसके तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से बात है कि भाई अगर लैंडलेडी आपको बोलती कि भैया अपना, तो मैं तो भाई अपना रिलीजन, अपनी आइडेंटिटी इसी तरीके से दिखाता, अब वो चाहे हमारे को रेंट पर दे प्लेस या नहीं, ठीक है ना। कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वाज वायलेटेड, हाउ डिड यू मेक यू फील। कि भाई अगर आपका कि भाई डिग्निटी इस तरीके से अगर आपकी वायलेटेड होती तो आप क्या करते। येस, ऑफ कोर्स सी बात है फ्रेंड्स कि आपकी जो डिग्निटी है, जो आपकी गरिमा है जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी बिल्कुल वायलेट करी गई है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको टीचर आपको क्या है कम मार्क्स देती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि भाई क्योंकि भाई आप दूसरे बच्चों को वही आंसर लिखने पे पूरा मार्क्स दे रहे हैं, बट मुझे क्योंकि मैं बीइंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करके आप मुझे कम नंबर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हद तक ठीक बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो इसमें फ्रेंड देखिए ज़ीरो हंगर वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपने एक स्कीम के बारे में जाना होगा फ्रेंड्स, जिसको नाम से जानते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है ना। तो बेसिकली मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स। मिड डे मील प्रोग्राम एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि इंट्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट बाय इन ऑल एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच। तो मिड डे मील को आप क्या बोल सकते हैं, ये एक तरीके का आपका कुकड लंच है, ठीक है ना। ओके,
कुक्ड लंच है। और इससे आपका क्या होगा कि भाई जैसे कुछ लोग अपने न्यूट्रिशन के लिए या कुछ लोग अपने सिर्फ कि भैया खाना नहीं मिलता इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाते, क्योंकि उनको फिर उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, तो सरकार ने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि भाई आप स्कूल में आइए, पढ़िए, और आपको स्कूल ही जो है न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। कहता है कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वलिटी। तो आप मुझे 3 ऐसे मुख्य कारण बताइए जिससे आपको लगता है। देखिए, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना, भाई आप लोग हो सकता है कि अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हों, बट जो पुअर हमारी सोसाइटी में है, पुअर चिल्ड्रंस हैं, उनको क्या होता है, वो स्कूल में एनरोलमेंट ही नहीं करवाते, एडमिशन ही नहीं करवाते, क्योंकि उनको फूड की कमी होती है, क्लोथिंग की कमी होती है, हाउसिंग की कमी होती है। ठीक है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई आपका। दूसरा चीज़ क्या हो गया फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ ये होता है कि अब जब ये रिड्यूस करेगा क्या चीज़ की, आपके कास्ट की जो प्रिजुडिस है, मतलब कास्ट से क्यों, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे साथ में खा रहे हैं, बनाने वाला कौन है इसको भी कोई नहीं देख रहा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एक यूनिटी लाती है कम्युनिटी में कि भाई सब साथ में हैं और सब साथ में ही रहते हैं। और तीसरा इसका क्या फ़ायदा है, तीसरा इसका फ़ायदा है कि भाई एक तरीके से देखिए, जब तक अगर फ्रेंड्स स्टोमक मतलब आपको अगर भूख रहेगी तो आप कंसंट्रेशन भी कहीं ना कहीं पढ़ाई पर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका पेट भी भरा होता है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये उसमें भी आपके सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर क्या रहा है, हाउ डू यू थिंक द प्रोग्राम माइट हेल्प टू ग्रेटर इक्वलिटी। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें आप लिख सकते हैं कि भाई वहाँ पर सारे लोग गुड फूड खाते हैं। ठीक है ना। और सेम प्लेट्स होती हैं, सबकी सेम होता है, बनाने वाले भी मान लीजिए इनकेस दलित ही हैं बनाने वाले भी, पर जो फूड है वो सब खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी के लिए बात करी गई है। ठीक है। चलिए, find about one government scheme in your area, what does this scheme do, whom is this scheme set up to the benefit। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप ऐसी कोई वन गवर्नमेंट स्कीम बताइए अपने एरिया में। तो फ्रेंड्स कोई भी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपके जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप बाकी अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने एक मनरेगा के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। मनरेगा क्या है, ये एक तरीके की आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, मतलब कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट उसे आप बोल सकते हैं। वो भी कितने डेज़ का, 100 डेज़ का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है। कौन से लोगों को, जो कि बीपीएल में हैं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उनको 100 डेज़ का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये इस व्हाट डज दिस स्कीम डू, इस स्कीम से क्या होता है फ्रेंड्स, एक आइडेंटिटी कार्ड्स बन जाते हैं। ठीक है ना। और फिर वो उन आइडेंटिटी कार्ड्स वालों जो बीपीएल कैटेगरीज में होते हैं, और फिर उन आइडेंटिटी कार्ड्स वालों को ये जॉब ऑफर करी जाती है। ठीक है ना। और बेसिकली इनका क्या क्राइटेरिया होता है कि हर एक फैमिली से कम 1 पर्सन तो इसमें आपका होना ही चाहिए। ठीक है ना। और ये स्कीम किसको बेनिफिट देगी, तो ये स्कीम बेनिफिट देगी फ्रेंड्स बीपीएल पर्सन्स को, बीपीएल सिटीजन्स को। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स बाकी सब आपने ये सब आई थिंक पढ़ ही लिया है। और तो हम आई थिंक इसमें मेन क्वेश्चंस जो हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइजेज ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है ना। तो आई थिंक ज़्यादा वीडियो भी आपका लंबा नहीं बनेगा, बट हाँ ये है कि एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की सर क्वेश्चंस में क्या लिखना है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स हमारे को पता चल जाते हैं, बट अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस में भी गाइड कर देता है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप सिस्टमेटिकली आप सब्जेक्ट को पूरा अच्छी कमांड के साथ कवर कर सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वाई द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट। कहता है कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मतलब होता है कि आप जब 18 या 18 से ज़्यादा साल के हो जाते हैं तो आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। मतलब आप अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, कि भाई हमारे बिहाफ पर वो लोग डिसीज़न लेकर चलेंगे। तो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को बढ़ाता है। भाई इसको क्यों बढ़ाता है कि भाई हर एक नागरिक जो 18 साल का है उसको वोट करने का अधिकार है। अभी तो जैसे आप 13-14 साल के होंगे, या कुछ बड़े लोग भी हो सकते हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो जैसे ही आप 18 साल के होंगे आप भी अपने वोट का अधिकार यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या आती है कि हमने आपको 1 वोट दिया है। इसका क्या मतलब है, 1 वोट
एक पीपल का वन वोट। इसका क्या मतलब हुआ, आपकी वेल्थ को हम नहीं देख रहे, आपकी एजुकेशन लेवल को हम नहीं देख रहे, आपकी इनकम को हम नहीं देख रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस आपको एक वोट का अधिकार है कि आप हो तो आपका, और जो एक रिच पर्सन है उसका भी एक ही वोट एक रहेगा और आपका भी एक ही वोट रहेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी। ठीक है ना, तो किस तरीके से जो इनइक्वलिटीज़ हो रही थी, बट उस आर्टिकल 15 में जो चीज़ें मेंशन करी हैं, ये आर्टिकल 15 फ्रेंड्स किस चीज़ का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है ना, तो कहता है कि भाई देखिए, अब आप, उसमें क्या बोला गया, उसमें यही बोला गया है कि भाई आप किसी भी जो स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, उसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई भी पर्सन चाहे तो वो शॉप्स में, ठीक है ना, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में विज़िट कर सकता है। ठीक है ना, और आप पब्लिक प्लेस में आप वेल्स का, पॉन्ड्स का, बेदिंग घाट्स का, रोड्स का, ठीक है ना, यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो इस बेसिस पर एक तरीके से पहला मैंने आपको ये बता दिया, एंड दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि वो इनइक्वलिटीज़ को इस तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हो रही थी हमारी सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है ना, अब आप लोगों को भी एक थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि देखिए कि किस तरीके की चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं, और उसको कर्व करने के लिए हमारे अंबेडकर जी ने पहले ही ये प्रोविज़न बना दी थी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन वाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी। वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है, क्या उसका जो बिहेवियर अनुभव रहा वो सिमिलर रहा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो डिग्निटी की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जो दोनों पर्सन की, अंसारी की भी, ओम प्रकाश वाल्मीकि भी की, दोनों की जो डिग्निटी है वो वायलेट करी गई। ठीक है ना, दूसरी चीज़ क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को तो स्वीप करने के लिए बोला गया। ठीक है ना, और उनको तो स्वीप करने के लिए बोला गया, क्योंकि कास्ट प्रेजुडिस था, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन था। जबकि अंसारी को फ्लैट नहीं किराए पर दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो ये आप चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। What do you understand by the term all persons are equal before law? What do you think it is important in a democracy? देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि all persons are equal before law। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी पर्सनस है, ऑल पर्सनस, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री का, प्रेसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम, हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट है या कोई एक डोमेस्टिक वर्कर है, जैसे आपने कांता वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो उन दोनों की अगर हम कहें कि भाई एक बिल्कुल सिटीज़न ऑफ द फर्स्ट कंट्री और एक डोमेस्टिक वर्कर, उनके ऊपर सेम लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है ना, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता, जो प्रेसिडेंट पे लॉज एप्लीकेबल हैं वही उस डोमेस्टिक वर्कर पे भी लॉज एप्लीकेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा चीज़, आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, मेल, फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, इस किसी भी बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या थी फ्रेंड्स, जो अनटचेबिलिटी था आर्टिकल 17 में, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि ये प्रोहिबिट कर रखा है कि भाई आपको अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई फ्रेंड्स अछूत कर देना, किसी लोगों को बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना, उनको दूर रखना, तो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं चलेगी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है ना, कि भाई आपकी इनकम ज़्यादा है कम है उससे हमें मतलब नहीं है, आप अगर सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैं तो आप बराबर के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स। तो जो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी है, जिसको आपने क्लास 6 में पढ़ा था, पर्सन्स विद स्पेशल नीड। ठीक है ना, अब जैसे आप ये बच्चे को ही देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जैसे कि इसको क्या है, थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग सा फील हो रहा है कि भाई देखिए कि मैं डिपेंड करता हूँ दूसरे लोगों पर, मैं खुद अपने लिए स्टेयर्स भी नहीं चढ़ सकता या उतर सकता। तो अगर हम इन लोगों के लिए रैम्प्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। तो आप बस यही सारी बातें लिख सकते हैं कि भाई स्कूल्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो, प्रोविज़न होनी चाहिए रैंप की, जिससे कि ये अपने खुद ही वॉक करके अपना क्लाइंब करके, मतलब किसी भी तरीके से अपना स्कूल को जा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इनकी भी डिग्निटी फिर अफेक्ट होती है कि भाई हम इन्फीरियर हैं, हम डिपेंड हैं किसी पर। ठीक है ना, हम
दूसरों की तरह नहीं हैं। तो इस तरीके की फीलिंग ना आए, तो ये चीज़ें हम सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस करें। तो अब देखिए ना फ्रेंड्स, अब आप ही आगे जाकर भविष्य के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आप आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनेंगे कंट्री के। तो जब तक आप लोगों को हमारे समाज की प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, तो आप उनके सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं? तो ये एक मीडियम है फ्रेंड्स, जिसमें कि मतलब तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे और अपनी आगे की लाइफ को अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स को, अपने छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को ये सब चीज़ें समझाएंगे कि भाई ये चीज़ें गलत है, नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो जब तक आप सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं देखेंगे, सोसाइटी में आपको कोई नहीं बताएगा, तो आई थिंक अवेयरनेस जो है सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका यूनिट 2 है, जो कि डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज़, कोई अभी आपका सुझाव है, आप कुछ भी रिकमेंडेशंस करना चाहते हैं, प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट। आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग ये वीडियोस भी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स, नॉलेज की जो शेयरिंग है वो हमारे को कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना। मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती तो मैं खुद ही अपने बेसिस पर मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बात व्यूज़ की और बात यूट्यूब पे वो नहीं आती फ्रेंड्स, बात आती है नॉलेज शेयरिंग की, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें एक पार्ट पार्सल हो जाता है लाइफ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।